Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand applications of Gauss's law. जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ को डिटेल से समझ लिया था, अब हम उसकी कुछ न कुछ फायदे देखते हैं कि गॉसेस लॉ को हम कहाँ अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं. सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ. सो 3 एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे. नंबर 1, electric field intensity due to the charged sphere. E represents electric field intensity. Then number 2, electric field intensity due to infinite sheet of charge. Number 3 is electric field intensity between oppositely charged parallel plates. तीनों को हम बड़ी डिटेल से समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं electric field due to the charged sphere. Now, पहले आपको स्फेयर की समझ होनी चाहिए, right? Sphere is nothing but a circle in 3 dimension. जब आप सर्कल को, जो कि 2D है, जब आप उसको थर्ड डायमेंशन भी दे देते हो, so it becomes sphere, like a ball or football. So अब यहां पर जब हम स्फेयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, so हमारे पास 4 केसेस बनते हैं जिनको हम बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं. और ऑलरेडी मैंने यहां पर 3 स्फेयर्स ड्रॉ किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, बिकॉज बिफोर वी डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट बोर्ड, हम यहां पर थोड़ा सा इन केसेस को समझ लेते हैं. ना, स्फेयर को अगर मैं देखूं तो स्फेयर हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है. नंबर 1, हॉलो, अंदर से खोखला. नंबर 2, सॉलिड, अंदर से भरा हुआ. दोनों ही केसेस को हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसके अंदर मजीद हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं कि स्फेयर अगर हॉलो है तो वो कंडक्टिंग मटेरियल से भी बन सकता है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से भी बन सकता है. कंडक्टिंग मींस जो चार्जेस को अलाउ करता है कि उसके थ्रू चार्जेस मूव करें. नॉन कंडक्टिंग मींस जो चार्जेस को अपने थ्रू मूव करने नहीं देता या अलाउ नहीं करता. सिमिलरली अगर स्फेयर सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, तब भी वो 2 मटेरियल से बनाया जा सकता है, या तो वो कंडक्टिंग हो या वो नॉन कंडक्टिंग हो. और चारों के चारों केसेस ही हम करेंगे. लेकिन फॉर्चुनेटली इनमें 3 केसेस ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जब हम गॉसेस लॉ उस पे अप्लाई करते हैं वो हमारे पास एक ही जैसे आता है, और उसको मैं यहां पर डिस्कस करने लगा हूं. नंबर 1, अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेयर हो लेकिन वो कंडक्टिंग हो. सो हॉलो स्फेयर अगर वो कंडक्टिंग हो, सो इमेजिन करें ये एक हॉलो स्फेयर है और कंडक्टिंग भी है. इसका मतलब ये है कि अंदर कोई भी चीज नहीं है, अंदर सब कुछ खाली है. और अगर मैं इसको बाय एनी मींस चार्ज प्रोवाइड कर देता हूं, इसके ऊपर चार्ज ले आता हूं, सो ऑब्वियसली चार्जेस ने किधर रहना है? चार्जेस ने एट द सरफेस ही रहना है, बिकॉज अंदर तो वो जा नहीं सकते. क्यों अंदर नहीं जा सकते? बिकॉज अंदर जो है कुछ भी नहीं है, खोखला है, हॉलो है. सो दिस इज फॉर हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर. अब अगर हॉलो हो लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो, सो अगेन हमारे पास इसी तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि अगर हमारे पास ये एक हॉलो स्फेयर है लेकिन जिस मटेरियल से बनाया गया है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, सो अगेन चार्जेस के पास और कोई चारा नहीं है. चार्जेस जो है वो उसके सरफेस पर ही रहेंगे. लेकिन यहां पर एक पॉइंट हमारे पास ये है कि यहां पर जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर सकेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर. नॉन कंडक्टिंग मींस चार्जेस को मूव करने की इजाजत नहीं है. यहां पर ये चार्जेस मूव कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड सिचुएशन, दैट इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर. कि अब आपके पास क्या है? कंडक्टिंग है लेकिन सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है. सो यहां पर ये स्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? सॉलिड. इसका मतलब है अंदर से वो भरा हुआ है. तो आपको ये दिमाग में ये नजर आना चाहिए, यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग इन योर हेड कि अंदर जो है देयर इज सम स्टफ भरा हुआ है, एंड साथ में किस चीज से बना हुआ है? कंडक्टिंग मटेरियल से. सो अब यहां पर भी अगर आप समहाउ अगर आप उन चार्जेस को अंदर ही इंसर्ट कर दो, तो तब भी चार्जेस ने किधर आना है? तब भी चार्जेस ने ऊपर ही आना है, सरफेस के ऊपर. क्यों? वो इसलिए बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. सो आपके पास ये चार्जेस किधर जाएंगे? एट द सरफेस, बिकॉज चार्जेस को मूव करने की इजाजत
है। सो चार्जेस ने वापस किधर आ जाना है, राइट एट द सरफेस। सो कहने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो और आप उसके अंदर चार्जेस को इंसर्ट कर दो, सो वो चार्जेस जो है वो ऑटोमेटिकली किधर जाने की कोशिश करेंगे, सरफेस की तरफ। सो अगर आप इन तीन केसेस को देख लो जो कि एक्चुअली इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो तीनों ही केसेस बिल्कुल सेम है, चार्जेस जो है वो सरफेस पर ही है। और याद रखिएगा हम जो भी केस करेंगे वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो तीनों के तीनों केसेस फॉर्चुनेटली हमारे लिए सेम है। सो हम एक ही गो में गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इन तीनों की वजह से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नंबर 1 वो फाइंड आउट करेंगे, राइट एट द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करेंगे, एंड आउटसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जबकि फोर्थ केस जो हमारे पास है वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कि अब आपके पास इसी तरह का स्फीयर है जो कि सॉलिड है लेकिन एक ऐसे मटेरियल से बना है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये है कि वो चार्जेस को अपने थ्रू जाने की इजाजत नहीं देता। सो अब अगर आपने यहां पर चार्जेस को किसी भी तरीके से इंसर्ट किया, सो वो चार्जेस जो हैं वो बेचारे सरफेस की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो अंदर ही क्या हो जाएंगे, अंदर ही ट्रैप होके रह जाएंगे। सो आपके पास ये चार्जेस यहां पर मूव नहीं कर सकेंगे। So this is for the solid non-conducting sphere, और यहां पर भी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। सो इसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, सो जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन इन तीनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। सो अब इन तीनों पे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, रीजन नंबर 1। फिर हम राइट एट द सरफेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, रीजन नंबर 2, और फिर हम आउटसाइड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज रीजन 3। सो ये समझने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू hollow conducting number 1, hollow non-conducting number 2 and solid conducting sphere number 3, जो अभी हमने 3 केसेस समझे। सो जो हम यहां पर करने वाले हैं 3 रीजन्स के लिए करेंगे। नाउ दिस इज फॉर इनसाइड रीजन। इनसाइड रीजन मींस कि लेट अस से दिस इज अ स्फीयर, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर है, राइट, और मैं रीजन 1 के लिए कर रहा हूं। रीजन 1 मींस इनसाइड। अब इनसाइड मींस कि लेट अस से, इसका मतलब ये कि यहां पर एक पॉइंट है कि जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं इन चार्जेस की वजह से जो कि सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो कैसे करेंगे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोग एक बात की तरफ तवज्जो दो, तो जिस पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करने के लिए अगर मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहता हूं, सो वो पॉइंट जो है वो इनक्लोज होना चाहिए इन सम क्लोज्ड सरफेस, लेकिन वो पॉइंट तो ओपन एयर में है आई शुड से, और आई शुड से कि वो तो ओपन है, बिल्कुल कोई सरफेस वहां पर है ही नहीं, राइट, दिस सरफेस इज ओपन, देयर इज नथिंग ओवर हियर, राइट। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, बिकॉज अगर गॉसेस लॉ को मैंने यूज करना है सो मुझे क्लोज सरफेस चाहिए, और जिस पॉइंट पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं वहां पर कोई क्लोज सरफेस है नहीं। सो सिंपल, इमेजिन वन, हमने क्या कर देना है, हमने एक क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लेना है, और जिस सरफेस को हम इमेजिन करेंगे उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ गॉसियन सरफेस इज एक्चुअली इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस आई शुड से, राइट,
ये ऐसा इमेजिनरी सरफेस है कि आपके दिमाग में क्लियर कट उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसके बारे में कुछ चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, इट शुड इनक्लोज द पॉइंट ऑन विच वी विश टू फाइंड ई। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं, सो जो गॉसियन सरफेस मैं इमेजिन करने वाला हूं वो इस पॉइंट को इनक्लोज करना चाहिए, इस पॉइंट के अराउंड होना चाहिए। नंबर 1। अब क्लोज्ड सरफेसेस जो हैं वो तो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं। मैं सिलेंड्रिकल शेप भी क्लोज सरफेस इमेजिन कर सकता हूं, मैं एक क्यूबिकल शेप भी इमेजिन कर सकता हूं, मैं स्फेरिकल शेप भी इमेजिन कर सकता हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्रेफर कौन सा किया जाता है? प्रेफर वो किया जाता है जो कि आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी बना दे, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। सो हम हमेशा मुख्तलिफ सिचुएशंस में ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो कि हमारे लिए मैथमेटिक्स को क्या कर ले, आसान कर ले। इन दिस पर्टिकुलर केस हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। सो यहां पर मैंने क्या लिखा है, यूजुअली सरफेस या दोस क्लोज सरफेसेस आर प्रेफर्ड के जिसके ऊपर हम क्या कर सके, अपॉन विच इंटीग्रल और समेशन ऑफ ई कैन बी टेकन इजीली, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इजीली फाइंड आउट कर लें। और सिंपल ट्रिक क्या है, वो सरफेस जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, वो कौन सा सरफेस होना चाहिए? वो एक ऐसा सरफेस होना चाहिए कि जिसके हर एक पॉइंट का फासला उस चार्ज बॉडी से क्या हो, सेम फासले पर हो, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल टेक स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस। और स्फीयर भी कुछ ऐसा जो कि इस पॉइंट को क्या कर सके, इनक्लोज करवा सके, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बता दिया। सो लेट मी ड्रॉ दैट विद ब्लू ताकि आपको क्लियर हो। So this is a sphere that I have imagined as a Gaussian surface, and जिस Gaussian surface को मैंने imagine किया हुआ है उसका जो रेडियस है वो है हमारे पास स्मॉल r, और जिस सरफेस के ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसका रेडियस है हमारे पास कैपिटल R। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस रीजन का अगर हम स्फीयर का रेडियस लें तो वो रेडियस जो है वो आपके पास उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर के जो रेडियस है उससे क्या है, लेस है। सो दिस इज वन केस इनसाइड के लिए। अब हम गॉसेस लॉ के अप्लाई करेंगे किस चीज के ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर, बिकॉज अब हमने एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लिया है। सो वी नो दैट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, CS मींस क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज। कौन सा चार्ज, जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो बिकॉज हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं गॉसियन सरफेस पर। क्यों? बिकॉज गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं। नाउ सो गॉसेस लॉ क्या है, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ E डॉट A यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन ऑफ द चार्ज इनक्लोज। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर चूंकि हमने स्फीयर इमेजिन किया है और हर एक पॉइंट पे E की शिद्दत सेम है, सो समेशन में A पे अप्लाई कर लेता हूं। सो E into summation of A, while this thing represents the whole surface area of the Gaussian surface, is equal to this quantity over here. Now, अब अगर आप देख लो, what is this? It is actually charge enclosed. जिस क्लोज्ड सरफेस पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हो उस सरफेस के अंदर आया कोई चार्ज इनक्लोज्ड है। सो देख लेते हैं, क्या आपको इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नजर आ रहा है? नो डियर स्टूडेंट्स, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या पड़ा हुआ है। सो चूंकि चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस केस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनक्लोज्ड
in this Gaussian surface is actually equal to 0. So जब यहां पर हम charge enclosed की value 0 put करेंगे, so anything multiplied by 0 will become what? 0. अब यहां पर हमारे पास situation कुछ ऐसी हो गई है कि E into the summation of the whole area is equal to 0. So जब दो चीजों का product 0 आ जाए, तो क्या मतलब हुआ इसका कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत 0 है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है, या तो एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस वो 0 है, राइट, तब आपके पास 0 आया, या दोनों ही आपके पास एक तरह से 0 है। लेकिन जो सरफेस हमने इमेजिन किया हुआ है, अल्दो हमने उसको इमेजिन किया है, लेकिन उसका सरफेस तो है। सो इसका मतलब ये है कि द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो स्ट्रेट हमारे पास कौन सी ऑप्शन रह जाती है, वो ये कि इसका मतलब ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि इनसाइड लाई कर रहा है, ऑफ दिस चार्ज स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू 0। सो कहने का क्या मकसद हुआ कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, जिसको हम डिटेल से समझ गए हैं कि तीनों के ऊपर जब आप चार्ज आते हो तो वो सरफेस पर ही आता है। सो आपके पास इनसाइड रीजन में जिस भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहते हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता चल गया है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर का जो पार्ट है वहां पर ई की शिद्दत 0 होती है। नाउ दिस इज फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब आप इसको एक तरह से इमेजिन भी कर सकते हो सिंपल अल्फाज में विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। कैसे? अगर मैं यहां पर एक स्फीयर इमेजिन करूं और यहां पर मैं चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं यूनिफॉर्मली, राइट, हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सो क्या होता है यहां पर, अब अगर मैं इस चार्ज को इमेजिन कर लूं तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगे वो आपको पता है कि इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होंगे? डाइवर्जिंग फील्ड। सो यहां पर भी फील्ड लाइन, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और चार्ज पड़ा हुआ है कि उसके भी फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे जाएंगे, और यहां से यहां तो आपके पास रिपल्शन होगी, तो यहां पर फील्ड लाइन सारे के सारे स्ट्रेट हो जाएंगे, जिसको हम अगले बोर्ड पे समझेंगे आउटसाइड रीजन के लिए। लेकिन इनसाइड रीजन के लिए क्या होगा कि फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? एक दूसरे को खत्म कर देंगे, वेक्टर सम आपके पास 0 आ जाना है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ वे टू इमेजिन इट और टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मैथमेटिक्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एट द सरफेस एंड outside the surface of the hollow conducting slash non-conducting और solid conducting sphere के लिए समझने जा रहे हैं केसेस को। So let us move on to the next board. Now dear students, we will find the electric field intensity in a region right at the surface or just outside, right? So अगर हम पिछले बोर्ड से इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दें, सो हमारे पास जो गॉसेस लॉ बनता है दैट इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड, और फिर फ्लक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं? राइट आउटसाइड, मतलब ये स्फीयर है, राइट, दिस वाज रीजन 1 इनसाइड। अब राइट आउटसाइड मींस कि राइट ओवर हियर एट दिस पॉइंट, लेट अस से मैं ई की शिद्दत को मालूम करना चाहता हूं। सो राइट आउटसाइड, या आप कह सकते हो एट द सरफेस, तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि वी हैव टू एनक्लोज इट इन अ क्लोज्ड सरफेस एंड द क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, और यहां पर भी हम स्फेरिकल शेप में ही गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। सो यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि यहां पर से मैं डॉटेड लाइंस के जरिए से गॉसियन सरफेस को आपके सामने बना देता हूं। सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस कि जिसका रेडियस जो है सेंटर से फासला वो कितना है? वो है आपके पास स्मॉल r, और जो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रेडियस आपके पास है कैपिटल R। नाउ इफ यू कैन लुक एट इट,
So Gaussian surface is right at the surface over which the charges has been distributed. So हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को जहां पर स्मॉल r is approximately equal to capital R. Right dear students? So यहां पर उसी तरह हम Gauss's law अप्लाई करेंगे. So charge enclosed this thing epsilon, लेकिन एरिया की जगह 4 pi r square हमने पुट कर दिया बिकॉज जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है वो स्फीयर इमेजिन किया हुआ है, और जब आपने स्फीयर इमेजिन किया हुआ है तो स्फीयर का जो एरिया आता है सरफेस एरिया दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 pi r square. सो 4 pi r square को यहां पर डिवाइड करेंगे, नीचे आ जाएगा इनटू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. अब यहां पर देखना ये है कि जो गॉसियन सरफेस है क्या उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड आ रहा है. सो बिल्कुल आ रहा है. सारा का सारा जो चार्ज है उस स्फीयर के ऊपर वो इस गॉसियन, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर जो है वो ये वाला चार्जेस जो है ये इनक्लोज्ड है. सो यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां पर आपके पास सिचुएशन ये है कि E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon q बाय r स्क्वायर. यहां पर आप कैपिटल R स्क्वायर भी पुट कर सकते हो. सो अगर आप यहां पर कैपिटल R स्क्वायर पुट करना चाहते हो तो वो भी पुट कर सकते हो बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. Right dear students? Now let us consider the situation outside. Outside means कि अब आपके पास क्या है कि let us see यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं और I should consider a point over here. Right dear students? So अब आप जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे वो स्फीयर की शक्ल में होगा और वो इस पॉइंट को इंक्लोज करना चाहिए. So it should be something like this. राइट इसको आप मजीद जो है इमेजिन कर लो कि ये मजीद इस तरह से जा रहा है. चले मैं ड्रॉ कर देता हूं. राइट डियर स्टूडेंट्स? सो अब यहां पर जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का, द न्यू गॉसियन सरफेस, वो यहां तक नहीं है बल्कि वो यहां से लेकर यहां तक है. सो अब हम जो सिचुएशन करने जा रहे हैं आउटसाइड के लिए वो है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. मतलब ये है कि द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सरफेस ओवर व्हिच चार्जेस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. सो अब उसी तरह से यही इक्वेशन यूज होगा, बस अब आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R यूज नहीं कर सकते बल्कि स्मॉल r को ही आपने यूज करना होगा. सो यही इक्वेशन उसी तरह से आएगा. राइट सो यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. सो जितना आप उस सेंटर से दूर जाते हो और दूर पोजीशंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत फाइंड आउट करोगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत उसी तरह कम होती चली जाएगी बिकॉज इनवर्सली रिलेटेड है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को देख लो, सो क्या ये दोनों इक्वेशंस कुछ ना कुछ आपको फेमिलियर नजर नहीं आ रहे? यस, ये वही इक्वेशंस हैं या ये वही इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर से आपके पास एक और पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, चाहे वो होलो कंडक्टिंग हो, चाहे वो होलो नॉन कंडक्टिंग हो या चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की रीजन में आएगा, याद रखिएगा आउटसाइड की सिर्फ बात हो रही है. राइट वो एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज का फील्ड बिहेव करता है. अगर आप इसको देख लो, राइट अगर आप इस चार्ज स्फीयर को बहुत दूर से देख लो तो ये आपको एक पॉइंट चार्ज ही नजर आएगा. सो आउटसाइड जो फील्ड होगा वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की फील्ड की तरह ही होगा. नाउ अब इसको थोड़ा सा प्लॉट करते हैं ताकि आप थोड़ा सा और भी इजी फील करो इस टॉपिक के साथ. सो इमेजिन कर लें कि मैं E को और R को आपस में क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. सो ग्राफिंग कैसे होगी कि लेट अस से ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है. तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास E की जो शिद्दत होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, जो कि आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है. दैट इज E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको K कह दूं, सो इट विल बी K Q बाय R स्क्वायर. सो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी. सो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R राइट एट द सरफेस. लेकिन चूंकि उस तरफ जब आप जाते हो तो r की वैल्यूज बढ़ रही है. सो ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है r के कुछ ऐसे वैल्यूज को
जिस के लिए आपके पास जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो उस चार्ज स्फीयर के रेडियस से ज्यादा है। और अभी हमने ये बात एस्टैब्लिश कर दी कि ई जो है वो जब आप फासला बढ़ाते हो तो ई की शिद्दत में कमी आती है। सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। और अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन कि जहां पर आपके पास स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सो ये इनसाइड वाला रीजन है, ये इनसाइड वाला रीजन है। तो इनसाइड वाले रीजन पे आपके पास वो जो ग्राफ है जो यहां से ऐसे गया वो एकदम से नीचे आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3, यानी कि आउटसाइड वाला रीजन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 केसेस कर लिए। अब हम जाते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पहले बोर्ड की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड द केस फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ दिस इज अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने इसके अंदर चार्जेस को फिल किया हुआ है और चार्जेस जो है वो अंदर ही ट्रैप होके रह गए हैं बिकॉज नॉन कंडक्टिंग है। चार्जेस को ऊपर सरफेस की तरफ जाने का मौका नहीं मिल रहा। सो अब यहां पर हम उसी तरह से इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनसाइड के लिए सिचुएशन करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ द इनसाइड रीजन, सो अब अगर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, सो गॉसेस लॉ इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर अब अगर मैं लेटस से ये एक पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट पे ई की शिद्दत को मालूम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे इसे इनक्लोज करना है इनसाइड अ गॉसियन सरफेस और यहां पर भी एज यूजुअल हम स्फीयर ही एज अ गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर आप देख लो जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो एक्चुअली इस रीजन में है। दिस इज एन इनक्लोज्ड चार्ज। लेकिन अगर आप देख लो दिस इनक्लोज्ड चार्ज इज नॉट एक्चुअली द टोटल चार्ज जो कि इस सरफेस के अंदर आ रहा है। अगर मैं यहां पर टोटल चार्ज देख लूं तो टोटल चार्ज का ये भी हिस्सा है जो कि इस गॉसियन सरफेस से बाहर है। Let me point it out for you. This is a Gaussian surface. Right dear students? तो यहां पर एक तरह से हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले के अंदर इनक्लोज चार्ज पुट करेंगे और वो एक्चुअली इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, लेकिन टोटल चार्ज आपके पास ये है। तो यहां पर हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम एक तरह से परसेंटेज लिखते हैं। कैसे देखते जाएं, टोटल इनक्लोज चार्ज is actually equal to the total charge as a whole जो आपके पास आ रहा है, multiply by the volume of the Gaussian surface, इसका volume divided by the volume of the whole sphere, right? तो it is actually kind of a percentage कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि Gaussian surface जो है वो इस पूरे के पूरे surface का कितना परसेंट है। So जितना Gaussian surface होगा बड़ा उतना ही ज्यादा इनक्लोज चार्ज होगा। सो इनक्लोज चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो अगर हम यहां पर फॉर्मूला पुट करें, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक हमने जो गॉसियन सरफेस लिया हुआ है वो एक स्फीयर की शक्ल में लिया हुआ है और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। बिकॉज गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है उसका जो रेडियस है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल आर के साथ, और जो ओरिजिनल बॉडी है उसका जो आपके पास रेडियस है वो हम कंसिडर करते हैं उसको रिप्रेजेंट करना उसके रेडियस को बाय अ कैपिटल आर। सो वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। सो आपके पास 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। सो एक तरह से आपके पास क्या हो गया, एक तरह से परसेंटेज आ गया कि जो गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करने वाले हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द टोटल चार्ज, राइट। और फिर डिपेंड करता है कि उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द होल स्फीयर।
तो ये एक्चुअली हमें ये बताएगा कि एक्चुअली टोटल चार्ज का कितना परसेंट उस गॉसियन सरफेस के अंदर है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ टोटल एंड दिस इज एक्चुअली आप जो मार्क्स फाइंड आउट करते हो, दिस इज काइंड ऑफ एन ऑब्टेन. कौन सा ऑब्टेन? जो कि इस गॉसियन सरफेस ने ऑब्टेन किया हुआ है या अपने अंदर एकोमोडेट किया हुआ है. सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट और गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं. सो फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? It is E into the surface into the summation of the areas of the Gaussian surface. तो हम क्या करेंगे? एरिया को हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस जो आपके पास स्फीयर की शक्ल में आपने लिया हुआ है. देन चार्ज इनक्लोज की जगह हम क्या पुट करेंगे? इट विल बी दिस थिंग, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, राइट. उसके बाद आप 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो इस आर क्यूब के साथ और आपके पास यहां पर आर रह जाएगा. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एप्सिलॉन को इधर लिख देते हैं, राइट. और आपके पास सिचुएशन आ जाएगी इस तरह से और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं. 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं के लिख देता हूं, क्यू अपनी जगह पर, नीचे आर क्यूब and this is r, where this small r represents the radius of the Gaussian surface. So यहां से clear cut नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है वो स्मॉल r पे डिपेंड करती है. क्यों डिपेंड करती है स्मॉल r पे? बिकॉज अगर मैं यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं लेटस से, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो समझने में, और यहां पर ये पूरा चार्जेस से भरा हुआ है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं और ये पॉइंट इतने फासले पर है और फिर मैं इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं, सो यहां पर क्योंकि फासला थोड़ा सा ज्यादा है, सो जब फासला ज्यादा होगा तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस में यहां पर इमेजिन करूंगा वो अपने अंदर चार्ज को भी ज्यादा एकोमोडेट करेगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस पॉइंट पे ई की शिद्दत को फाइंड आउट करूं, सो यहां पर जो मैं गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगा वो अपने अंदर स्मॉल चार्ज को एकोमोडेट कर रहा है. और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? चार्ज इनक्लोज्ड के ऊपर. सो जितना ज्यादा इनक्लोज चार्ज होगा उतना ही ई की शिद्दत ज्यादा होगी. सो दैट इज व्हाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन अ यूनिफॉर्मली solid non-conducting sphere. So this was the case जो कि मैं यहां पर आपको समझाना चाहता था. और अगर यहां पर आप इसकी ग्राफिंग करो R की अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आपके पास जो इनिशियल जो हमारे पास ग्राफ आया था पहले लाइक दिस, लेकिन अब यहां पर ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा बल्कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स. बिकॉज इन साइड भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा? व्हेन स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R. सो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स था फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द व्हाट? फॉर द इनसाइड रीजन. अब अगर मैं आउटसाइड रीजन की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी 4 केसेस हमने स्फीयर में पढ़े, आउटसाइड रीजन में वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज का फील्ड बिहेव करता है. सो आउटसाइड रीजन में चारों के चारों केसेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत उसी तरह से है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिराइव कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमारा पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है जो कि 4 डिफरेंट केसेस के लिए हमने किया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. नाउ डियर स्टूडेंट्स the second application is electric field due to infinite charged sheet. अगर मैं एक शीट इमेजिन करूं जो कि इस डायमेंशन में भी इंफिनिट हो, इस डायमेंशन में भी इंफिनिट लेंथ तक हो और इस डायमेंशन में भी और इस डायमेंशन में भी एक शीट, सो उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटकर मैं क्या करना चाहता हूं? मैं यहां पर इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं और इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाहता हूं. सो बिकॉज चूंकि दोनों तरफ आपके पास एक ही पॉइंट्स आएंगे और फील्ड्स जो कि हमारे पास क्या होंगे? फील्ड लाइंस विल बी पॉइंटिंग समवॉट लाइक दिस. और इस साइड पे भी आपके पास फील्ड उसी तरह से पॉइंट आउट होगा. सो अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो है ये ओपन स्पेस में है. सो हाउ टू डू इट? Simple. We have to imagine a Gaussian surface. But in this case, we will not imagine it in the form of a sphere. We will imagine it in the form of a cylinder, ताकि हमारे लिए मैथमेटिक्स आसान हो. कैसे आसान होगी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा. So, imagine करें Gaussian surface in the form of a cylinder, और cylinder भी ऐसे कि इन दो पॉइंट्स को इनक्लोज कर सके. So, let me imagine it.
और दूसरे साइड से निकलेगा लाइक दिस। सो आपने एक सिलेंडर को इमेजिन किया है जो कि क्या कर रहा है, जो कि इस शीट के थ्रू जा रहा है इस रीजन में और दूसरे साइड पे निकलकर इमर्ज होके इस पॉइंट को भी इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर। सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अब यहां पर हम इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करेंगे और इस पॉइंट पे मालूम करेंगे। सो देखना ये होगा कि यहां पर फ्लक्स कितना है और यहां पर फ्लक्स कितना है। सो अगर मैं सिलेंडर को यूज करना चाहता हूं, सो अगर ये मार्कर को आप देखो, ये बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह है। सो यहां पर एक शीट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाह रहा हूं और इस पॉइंट पे ई की शिद्दत मालूम करना चाह रहा हूं। सो आप अगर देख लो तो फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे हैं और ऐसे हैं। ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है, यहां पर से कोई भी फील्ड लाइंस मूव नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ इस सरफेस से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं और इस सरफेस से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं। सो यहां पर इस एरिया को हम कंसिडर करेंगे और इस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसे है और इस एरिया को कंसिडर करेंगे, इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर ऐसे है। सो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप देख लो तो ई और एरिया वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। एंगल क्या है, 0 डिग्री। यहां पर भी एंगल क्या है, 0 डिग्री ई और ए के दरमियान में, बिकॉज इसका फेस इस तरफ पॉइंट आउट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ आ रही हैं और उस साइड पे जो फेस है वो उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उस तरफ इमर्ज हो रही हैं। जबकि ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का, इसके थ्रू कोई भी फील्ड लाइंस मूव नहीं कर रही। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट इज दिस surface and this surface, right? So using Gauss's law, we know that Gauss's law is actually equal to the sum of the E dot A's, जो कि बराबर है the charge enclosed divided by the permittivity of the medium, right dear students? लो, चूंकि दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं पॉइंट 1 कह देता हूं, इसको मैं पॉइंट 2 कह देता हूं। सो पॉइंट 1 के लिए आपके पास ये सिचुएशन, पॉइंट 2 के लिए आपके पास ये सिचुएशन आ जाएंगे। सो दोनों के थ्रू जो फ्लक्स होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स 1 के बराबर होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स 2 के बराबर होगा। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया प्लस दिस एरिया will be actually the total flux through this whole Gaussian surface. So total flux through a Gaussian surface is equal to flux through this area, right dear students? And flux through this area, right? बाकी सरफेस के थ्रू तो कोई फील्ड लाइंस निकल ही नहीं रही, बिकॉज फील्ड लाइंस पैरेलल है, या तो ऐसे या फिर इस डायरेक्शन में। सो फ्लक्स थ्रू 1 विल बी इक्वल टू E1 डॉट A1, लेकिन E1 A1 cos of theta, cos of 0 is actually equal to 1, so मैं यहां पर उसे नहीं लिखता। प्लस flux through area 2 will be equal to E2 into A2, right? That this is actually 2 times E and A. अच्छा, सबस्क्रिप्ट को मैंने इसलिए हटा दिया है बिकॉज यहां पर जो एरिया है A1 वो एग्जैक्टली बराबर है जो उस साइड पे एरिया है A2 के। सिमिलरली यहां पर जो फील्ड की शिद्दत है E1 वो एग्जैक्टली बराबर है जो उस साइड पे फील्ड की शिद्दत है E2, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस चार्ज शीट से सेम फासले पर है। सो आपके पास इंटेंसिटीज भी बराबर और एरियाज भी बराबर। सो वी डोंट नीड टू राइट सबस्क्रिप्ट, सो वी विल गेट रिड ऑफ इट। सो इसको आप ऐड करो तो 2 टाइम्स ई ए आपके पास आ गया, और चूंकि हम ई में इंटरेस्टेड हैं, सो ई इज सपोज टू बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एंड 2 और ए को इस नीचे तरफ ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इनटू ए मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन अगर आप इसको मजीद लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, दिस चार्ज पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा चार्ज इनक्लोज्ड यहां पर सिर्फ ये है जो आपको नजर आ रहा है। सो यहां पर आप डिपेंड करेगा कि कितने चार्जेस पड़े हैं डिवाइडेड बाय कितने एरिया में पड़े हैं, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? सो यहां पर हम इसको मजीद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल बी सिग्मा चार्जेस पर यूनिट एरिया divided by 2 times the epsilon, which is the permittivity of the medium. So this represents the electric field due to the infinite sheet of charge, जिसके ऊपर आपने positive charges को accumulate करवा दिया है। Now dear students, let us move on to the next application. Now dear students, we will understand the third and the last application of Gauss's law, that is electric field intensity between two oppositely charged parallel plates। एंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं जब हम कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन कर लें कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर आपने एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एकम्युलेट करवाया है, दूसरे के ऊपर आपने नेगेटिव चार्जेस को एकम्युलेट करवाया है. नाउ वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस. सो यहां पर मैं फील्ड लाइंस को मेंशन कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मालूम करना चाह रहे हैं समवेयर बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट. लेट अस से दिस इज द पॉइंट. अब अगर हम यहां पर इस पॉइंट पे ई की शिद्दत को मालूम करना चाहते हैं, सो वी नीड टू इनक्लोज दिस इन अ गॉसियन सरफेस. अगर तो हम गॉसेस लॉ की मदद से ही करना चाहते हैं. सो गॉसियन सरफेस यहां पर हम किस फॉर्म में लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, जो कि आपको नजर आ रहा है, बिकॉज यहां पर क्यूब जो है वो हमारे लिए गॉसियन सरफेस की तरह लेना ज्यादा कन्वीनियंट और इजी है. कैसे? यू विल नो इन अ बिट. सो अब चूंकि क्यूब के आपके पास साइड्स हैं, अब अगर आप क्लियरली देख लो तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4. अगर मैं साइड्स को नाम दे दूं, लेट अस से ये जो आपके पास साइड है दिस इज साइड 1, ये जो साइड है ये आपके पास साइड 2 हो गया, ये जो साइड है ये आपके पास साइड 3 हो गया, और ये जो साइड आपको नजर आता है ये आपके पास साइड 4 हो गया. एंड सिमिलरली इस तरफ भी फेस होगा और उस तरफ भी फेस होगा, बट वी डोंट नीड टू राइट देम डाउन. सो 4 फ्लक्सेस मैंने लिए हैं, आप 6 भी ले सकते हो बिकॉज आपके पास क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. लेकिन इनमें से जितने भी फेसेस हैं वो तमाम के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, सिर्फ एक के थ्रू फ्लक्स है, और वो कौन सा है? वो ये वाला साइड है, साइड नंबर 1. बिकॉज अगर आप इसकी एरिया को देख लो तो इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं क्यूब कंसिडर करूं लाइक दिस, सो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे होगा. सो दिस इज द एरिया वेक्टर राइट ऑफ दिस साइड. इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है राइट. सिमिलरली इस साइड का एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इस साइड का एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इस साइड का इस तरफ होगा, और जो उस साइड पे जो क्यूब का छुपा हुआ साइड है उसका एरिया वेक्टर उस साइड पर है. लेकिन ये तमाम फ्लक्सेस आपको जीरो रिजल्ट देंगे. क्यों? अभी समझ लेते हैं. नाउ सबसे पहले फ्लक्स थ्रू वन साइड. सो आप अगर देख लो तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके दरमियान एंगल है 0 डिग्री राइट. कॉज ऑफ 0 इज 1. उस साइड पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल बनता है वो है आपके पास 90 डिग्री. द सेम गोज फॉर दिस एज वेल, 90 डिग्री. सो ये दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये स्ट्रेट अवे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. बिकॉज अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूं सो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये दोनों 0 हो जाएंगे, बिकॉज इन दोनों के लिए जो एंगल है वो 90 बन रहा है. सिमिलरली यहां पर आपके पास जो सिचुएशन है वो क्या है कि ये वाला साइड जो हमने इमेजिन किया हुआ है क्यूब का, वो हमने उस प्लेट के अंदर इमेजिन किया है, और चार्जेस हमेशा प्लेट के सरफेस पर होते हैं बिकॉज कंडक्टिंग प्लेट है. सो आप देखोगे कि वहां पर ई की शिद्दत क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी. अब ई की शिद्दत क्यों 0 होगी? आप कहोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड जो है वो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे नहीं जाएगा? तो बिल्कुल जा सकता है अगर तो यहां पर नेगेटिव चार्ज प्लेट ना हो. लेकिन जब आप यहां पर नेगेटिव चार्ज प्लेट लाते हो तो उस साइड पे जो फील्ड लाइंस हुआ करती थी वो अपना मुंह मोड़ लेती हैं, बिकॉज उन्हें यहां पर नीचे नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा होता है. सो दैट इज व्हाई वहां पर कोई भी फील्ड लाइन आपको नजर नहीं आने वाली. तो इस सरफेस के थ्रू फील्ड जो है या फ्लक्स जो है वो क्या होगा? वो 0 होगा. तो इस टर्म ने इस ई की वजह से क्या हो जाना है? 0 हो जाना है. द ओनली टर्म दैट विल सर्वाइव इज दिस वन टर्म, दैट इज E1 into A1. सो अब आप क्या कर लो, E और A सब्सक्रिप्ट की हमें जरूरत नहीं है. फ्लक्स की जगह आप फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज फ्रॉम गॉसेस लॉ, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन. और दिमाग में याद रखिएगा, चार्ज इनक्लोज बाय व्हाट? चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. सो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस में आपके पास ये आता है, ये आता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वो चार्ज इनक्लोज है. बाकी कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, बल्कि वो गॉसियन सरफेस से बाहर है.
सो अब यहां पर आप क्या कर लो, चूंकि हम ई को मालूम करने में इंटरेस्टेड है, सो ई इज सपोज टू बी इक्वल टू व्हाट, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और A को डिवाइड कर दे नीचे, तो ये सिचुएशन आपके पास बन जाएगी। एंड अगेन अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो कि इट इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया इज एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप यहां पर क्या कर लो, सिग्मा पुट कर लो, बिकॉज जितना ज्यादा डेंसिटी होगी चार्जेस की, यहां पर कम से कम एरिया में जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ही यहां पर फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और जब फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो इस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, वो मजबूत होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देख लो तो इट लुक्स प्रीटी मच सिमिलर टू द लास्ट वन जो हमने लास्ट एप्लीकेशन के लिए किया था, दैट वाज फॉर द इनफिनिट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बस सिर्फ वहां पर 2 था, यहां पर 2 नहीं है। वो इसलिए 2 नहीं है बिकॉज अगर हम इनफिनिट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ले लें, सो उससे जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे भी जाती है और उस तरफ भी जाती है, राइट। सो यहां पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत थी वो बराबर थी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन। लेकिन जब आप इस पॉजिटिव प्लेट को कांटेक्ट में ले आते हो, नॉट इन कांटेक्ट बट इसके करीब एक नेगेटिव प्लेट ले आते हो, सो जो यहां पर फील्ड लाइंस हुआ करती थी वो भी अपना मुंह मोड़ लेती है उस तरफ। सो आप देखोगे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली उस तरफ चली जाएंगी, और यहां पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनिशियली के मुताबिक, यहां पर इनिशियली जो फील्ड की स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो ये थी, लेकिन अब चूंकि डबल हो गई है, सो मल्टीप्लाई दिस थिंग विथ 2। सो जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 2 कैंसिल होके आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो in today's lecture dear students we understood the applications of electrostatics। I believe काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।